नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शिक्षक भर्ती की चल रही तैयारी में हम लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उस पर टारगेट कर रहे हैं। उनके प्रत्येक स्तर की परीक्षाओं के लिए आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं और इसी कड़ी में आज DSSB का प्रीवियस ईयर हम हल कराने जा रहे हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ जो मैं परीक्षाएं थंबनेल पर दे रहा हूँ इस समय, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, BPSC हो, KBS हो, DSSB हो, इन सभी हर एक एग्जाम्स के लिए हम लोग मैथ्स को लेकर के एकदम सीरियस हैं और प्रतिदिन की एक्टिविटी में हम इन चीज़ों को शामिल भी कर रहे हैं। आज भी आप मेरे साथ DSSB का एक प्रीवियस ईयर हल करेंगे जो बोर्ड पर पीछे आप देख भी पा रहे हैं। यह पेपर बहुत ही स्तरीय होते हैं, इनके सवालों का स्तर बाकी परीक्षाओं से काफ़ी हद तक अच्छा होता है। आप इनके 2019 के पेपर को भी देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि इसमें लेवल है। BPSC से ज़्यादा ही स्तरीय पेपर इनके बनते हैं अगर प्राइमरी स्तर पर पेपर की हम बात कर रहे हैं तो। मैं आपको एक 2019 का पेपर था, इसके सोल्यूशन पर मैं लेकर चल रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ एक एक सवाल पर अपनी कनेक्टिविटी बनाइए, सवाल को प्रॉपर सॉल्व करिए, वीडियो सेशन को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने सुझाव फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से भी देते रहिए और रेगुलर हमसे कनेक्ट रहिए प्रतिदिन शाम की 7 बजे की इस महत्वपूर्ण क्लास में। सबसे पहला और बढ़िया सवाल, एक दमदार सवाल आता है जो साधारण ब्याज से रिलेटेड है। कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर दिए जा, मतलब कह रहा है, पूरा पढ़िएगा। यहां पर अगर हम लोग प्रॉपर सवाल की बात करें कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिए जाते हैं 6 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज रुपए x है, मतलब कुछ पैसे का निवेश किया गया है और वह पैसा यहाँ, ये देखो, ये पूरी वर्डिंग को यहां से करेक्ट करिएगा तो समझ में आएगा। 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिए जाते हैं कितने रुपए, यहां से लाइन है। अगर हम सवाल को सही से नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम अगर यहां से पढ़ रहे थे तो कुछ और दिख रहा था। अब पूरी लाइन को जब मैंने कनेक्ट किया तो 4860 ये आपका मूलधन है, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है, 6 वर्ष के अंत में कुल ब्याज हमको x रुपए मिलता है तथा 5 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज y रुपए मिलता है। तो x माइनस y का मान आपको बताना है। सवाल बहुत आसान है लेकिन घुमा के लिखा गया इसलिए आपके लिए टफ है। अगर हम इस सवाल को समझें तो एक प्रिंसिपल था जिसकी वैल्यू है 4860, ये आपका धन है 4860। इस पैसे को एक साधारण ब्याज की दर है, दर कितनी है आप देख पा रहे हैं 20%। 20% की दर पर 2 बार हमने यहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक बार का इन्वेस्टमेंट 6 साल के लिए है। इसने कहा कि अगर 6 साल तक हम इस पैसे को रखते हैं तो हमें x रुपए मिलेगा ब्याज के तौर पर, अगर इसी पैसे को हम 5 साल तक ही रखते हैं तो हमें y रुपए मिलेगा। तो उसका साफ साफ कहना है कि 5 साल तथा 6 साल के प्राप्त ब्याजों में अंतर बता दो, बस। और कोई सवाल नहीं पूछा है, कोई चीज नहीं कह रहा है। यहाँ पर हम अगर 6 वर्ष तक के लिए ब्याज निकालते हैं और यहाँ पर अगर हम 5 वर्ष तक के लिए ब्याज निकालते हैं, दरअसल जो ब्याज होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? दर और समय पर। ठीक है, दर और समय पर, खास करके साधारण में अगर दर हमारी 10% पर एनम है, प्रति वर्ष है, और हमने कोई निवेश 3 वर्ष तक के लिए किया है तो हमको कुल 30% ब्याज यहाँ पर देना या लेना होगा। सेम वही बात है कि 20 छक्के 120% यहाँ पर ब्याज मिलेगा और यहाँ पर 100% ब्याज मिलेगा। इन दोनों ब्याजों के बीच का फर्क 20% है। मुझे इस 20% की वैल्यू, क्योंकि यह मान आपको पता है कि x है और यह मान आपको पता है y है, और क्योंकि x माइनस वाई फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच का अंतर 20% है। 20% अगर भिन्न में बदला जाए तो 20/100 1/5 होगा और मूलधन अपना अगर 4860 है तो 5 से भाग करिए, 5 9 45, 5 7 35, 5 दूना 10, 972 रुपए का अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो विकल्प बी में आपके सामने है। 972 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, यही दोनों के ब्याजों का अंतर है। अब अगला सवाल देखिए आप सबके सामने आता है। ए तथा बी ने एक परीक्षा दी, 2 व्यक्ति थे, ए और बी, दोनों ने परीक्षा दिया। ए को 60% अंक प्राप्त हुआ, उस एग्जाम का 60% वह प्राप्त करता है। जितनी आवश्यकता थी उससे वह 84 नंबर ज्यादा प्राप्त कर लेता है। करेक्ट है। अब आगे कहता है कि जो बी है जिसको 25% अंक मिलता है, जो जरूरत से 63 नंबर पीछे रह जाता है अर्थात फेल हो जाता है। परीक्षा का कुल अंक मतलब मैक्सिमम मार्क होता है, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो हमसे पूर्णांक पूछ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहला छात्र, देखिए दोनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला छात्र जिसका नाम ए है इसको मिला है 60%। दूसरा छात्र जिसका नाम बी है इसको मिला है 25%। अब कंडीशन क्या है उसको सुनिएगा। जो 60% पाया है वह जरूरत से 84 नंबर ज्यादा पाया है। अगर उसमें से हम 84 घटा भी देते हैं तो भी पास हो जाएगा।
जबकि जो 25% पाया है जरूरत से वह 63 नंबर पीछे पाया है और रह गया है, अगर उसमें हम 63 जोड़ेंगे तो वह पास हो पाएगा। मतलब दोनों को मैंने पास के स्थान पर पहुंचा दिया, इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब परसेंटेज को एक तरफ कर लीजिए, अगर हम इस परसेंटेज को इधर लाते हैं तो यह 45% हो जाएगा, क्योंकि 60 से 25 निकलेगा तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 40 नहीं, 45 नहीं होगा, 35 होगा। 35% होगा भाई, 25 आकर 60 से घटेगा तो 35 हो जाएगा। और इस नंबर को उधर लेकर जाएंगे तो जुड़ेगा 4 3 7 8 से 14, 147 हो गया। 147 हो गया, ये 35% का मान हो गया। 35% का मान अगर इतना है और मुझसे अगर पूर्णांक पूछा है तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% ही होगा। तो 100% का मान बताएं क्या होगा। 7 पचे 35 है, 7 दूना 14 है, 7 एक के 7 है, 5 से काटिए 20 है, और 20 को अगर इससे हम गुणा कर दें, 21 दूना 42, 420। तो कुल मिला के यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा, बी विकल्प 420 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा, बी ऑप्शन 420 इस सवाल का करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए पढ़िए। 36 मानों का औसत 75 है। 36 कुल आंकड़े हैं जिनका औसत 75 है। प्रत्येक संख्या को 4 से जब गुणा किया जाता है, 36 मानों का नया औसत क्या होगा। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही आसान सवाल होता है। अगर मैंने 36 मान लिए, देखिए ये बहुत ही इजी सवाल है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो ऐसे समझाता हूं। हमारे पास कुल 36 संख्या है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा इसका सिस्टम क्या है। और इनका हमें औसत दिया है, औसत मतलब एक सिंगल वैल्यू जो पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। 36 मानों का औसत कितना है बताएं, जो 75 है। अब इसने हमसे कहा कि अगर हम प्रत्येक संख्या को, जो हमारे पास अलग अलग मान थे, सबको मैंने 4 से गुणा किया, सभी को 4 से, मतलब इसमें प्रत्येक को 4 से गुणा किया, तो औसत में भी 4 से ही गुणा होगा। औसत में भी 4 से गुणा होगा, जो 75 गुणे आप 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, 300। तो जो नया औसत बनकर आएगा वो नए औसत की वैल्यू पुराने औसत में 4 से गुणा होने पर आएगी। तो बी ऑप्शन 300 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर 36 मान थे, औसत 75 था, तो मान अगर हम प्रत्येक आंकड़ों में 4 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 4 से गुणा होगा, और औसत भी 4 से गुणा होगा तो नया औसत आपका 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको पढ़िएगा। एक वृत्त है सर्कल, इसका जो क्षेत्रफल है, सर्कल का क्षेत्रफल आप समझते होंगे, अभी मैं बता रहा हूं, फिलहाल पाई आर स्क्वायर होता है। एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत मतलब रेक्टेंगल, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का परिमाप 125-50 सेंटीमीटर है, जो उसका आयत का परिमाप है, जिसे हम लंबाई चौड़ाई सभी भुजाओं का योग कहते हैं, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है तो वृत्त की त्रिज्या बता दो क्या होगी। इसमें आप सब समझ गए हैं, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। ये अच्छी बात है कि दोनों के एरिया को इसने हमको इक्वल दे दिया। आप सबको बता दो कि इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें एक अपडेट हमको दिया है कि इसका पेरीमीटर जो है वो आपका 150 है, और पेरीमीटर बता दूं मैं आपको, ट्वाइस एल प्लस बी होता है ना, ट्वाइस एल प्लस बी। अगर आप इसको लंबाई कह रहे हैं, इसको चौड़ाई कह रहे हैं, तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई ही जुड़ करके परिमाप होता है। 150 दिया हुआ है, 2 से अगर हम इसको काट दें तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ आपका एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 75 अर्थात 75 हो जाएगा। करेक्ट है। अब आगे देखिए, थोड़ा वर्किंग पर चलिए, जो हम आगे की बातों पर चल रहे हैं, आगे के पैटर्न पर आ रहे। इसने कहा यदि लंबाई चौड़ाई से 9 सेंटीमीटर अधिक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से, अगर ध्यान से देखिएगा, यदि चौड़ाई जो बी है वो आपकी x है, तो लंबाई जो होगी, लंबाई जो यल होगी वो कितनी हो जाएगी पता है, x प्लस 9 हो जाएगी। अगर चौड़ाई आपकी जो है x है तो लंबाई आपकी x प्लस 9 हो जाएगी। क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई हमको दिया है तो हम भी लिख सकते हैं x प्लस 9 बराबर 75 कर दीजिए। 75 से 9 निकलेगा 66 9 75, तो 2x इज इक्वल टू आपका 66 हो गया, x बराबर 33 हो गया, अर्थात यह लेंथ आपकी हो गई 33। ठीक है। और ब्रेथ ऑटोमेटिकली आप सब समझ गए हैं कि दोनों का जोड़ 75 होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है भाई। लेंथ अगर आपके पास इतना हो गया तो इसने भी लिखा भी था, सॉरी, अगर हमारे पास लेंथ 33 था ना, तो 33 से अगर हम एक सेकेंड 2x मतलब ब्रेथ था, ये चौड़ाई है भाई, कोई बात नहीं, एक ही चीज हो गया, अभी आएगा आंसर उसी तरह से। ये चौड़ाई है आपकी 33, ये चौड़ाई है 33, लंबाई 33 में 9 जोड़ दीजिए 42 हो जाएगी, 3 2 5 4 3 7 75 आ भी गया। अब हमारे पास लेंथ हो गई है 42 और ब्रेथ हो गई है 33, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास अलग अलग आ गई है। क्योंकि सर्कल का एरिया
क्या नाम है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। हमसे सर्कल की त्रिज्या पूछ रहा है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लिख सकता हूँ यस। पाई की वैल्यू होती है 22/7, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर लेंथ है हमारे पास 42 और ब्रेथ है हमारे पास 33। ठीक है यस। आइए काटते पीटते हैं, खत्म करते हैं। 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33 होता है। 2 से करिए 21 हो गया, 21 हो गया, उसको उधर सब कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 21 हो जाएगा, तो आर बराबर केवल और केवल आपका 21 हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या वृत्त की बनकर आ रही है, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। इस सर्कल की त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर होगी। सब लोग इसको नोट कर लें, कंफर्म कर लें। अगर कोई डाउट हो किसी के मन में, हमें कंफर्म क्लियर बता दें। आ रही बात है समझ में? यस। नेक्स्ट देखिए, अब ये सवाल देखिए, ठीक ठाक सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा होगा आपको, बट करेंगे तो बहुत आसानी से आएगा। ए की वैल्यू दिया है, ऐसे आता है डी डबल एस बी में, ठीक। बी की वैल्यू दिया है, अब वही थोड़ा घुमा फिरा के आप यहाँ से पढ़ो तो ज्यादा क्लियर होगा सबको। यहाँ से ऊपर का मत पढ़िए क्योंकि अंग्रेजी वाला पार्ट है, इसको पढ़िए। ए का एक आपको व्यंजक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, ठीक है, और बी आपको यहाँ से यहाँ तक दिया है। अब इसने हमसे a प्लस बी पूछा है, तो आपको a का मान अलग करना होगा, b का मान अलग करना होगा, दोनों को फिर निकाल के जोड़ लीजिएगा, करना क्या है। चलो a लिखिए पूरा साफ साफ सही सही, कितना है बताइए। a है हमारा 2+3, 2+3 माइनस 8 गुणे 2, 8 गुणे 2, ठीक है, माइनस चाहिए ब्रैकेट में 5/8, 5/8 गुणे 4, ये ऐसे है। डिवाइड बाई कितना है, 5 है। हल कर डालिए, आई देखिए कैसे हल होगा, समझिए सभी लोग। ब्रैकेट देखिए तो सबसे पहले भाग होगा 5/8 गुणे 4 होगा। तो एक प्रकार से अगर आप इसको, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो आएगा 5/8 गुणे 4, ये हो जाएगा भैया 5/2। करेक्ट है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 16 हो गया। अब हमारे पास ऊपर देखिए 2+3 -16 -16 -5/2, और नीचे कितना है 5 है। ये है हमारे पास पूरा ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से गुणा सब में करिए, 4 + 2 × 6 -16 दूना 32 -5/2 है, और 5 10 हो जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू हमारे पास 6 4 10, 6 4 10 ये पॉजिटिव है, और 32 5 37, 37 से निकलेगा तो -27 आएगा, बटे 10 हो जाएगा। ये हमारा ए का मान है। बी की तरफ चलते हैं, बी की तरफ कैलकुलेशन बहुत सही करना है, सही समझ बूझ के अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर है 8, माइनस है 5, गुणे है 3, भागे है 1.5, ठीक, -2 है +5 है, सरलीकरण पूरा का पूरा लग रहा है, बटा ये भी 5 है। आइए इससे पहले इसको भाग दीजिए, आएगा 2, 1.5 से भाग करिए 3 को तो आया 2, 2 को आप 5 से गुणा करें हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 8 -10 -2 +5 बटे 5, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 8 5 13, 13 में से 12 घटेगा, 1/5 आएगा, ठीक। अब वहां पर अपने पास क्या है, -27/10 है, 27/10 है, और +1/5 है। अभी देखा गया तो 5 भी 5 ही था यहाँ पर नीचे, या ऐसे रहने देते, इसको भी 2 से गुणा कर दें, 10 हो गया। तो एक प्रकार से -27 + 2 बटे 5 है, बटे 10 है, तो -25/10 है, तो -2.5 है। अब -2.5 आपको एक ही विकल्प दिख रहा है, और वो है विकल्प नंबर सी। राइट सोल्यूशन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ए का मान निकाला, बी का निकाला, दोनों को ले जाके जोड़ा, तो जोड़ने पर हमारी स्थिति आई, हर बराबर किया है, ध्यान दीजिएगा क्या किया हूँ। नेक्स्ट, एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है, ठीक। पहले लड़के को चलाना नहीं चाहिए, उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, छोटा लड़का तो चला ही नहीं सकता। आइए, वह प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद 10 मिनट आराम करता है, हर 12 किलोमीटर चलता है और 10 मिनट फिर आराम करता है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लग जाएगा। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो है 80 किलोमीटर। अब वो करता क्या है सुनिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो 20 चला, 20 चला, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में वह कवर किया, पता है कितना, 60 मिनट में वो कवर किया 20 किलोमीटर। लेकिन सही सही पूछा जाए तो उसने जो है पता है 10 मिनट आराम किया, तो एक तरह से उसको 70 मिनट लग रहा है, 70 मिनट लग रहा है उसको कितना कवर करने में,
अगर सही पूछा जाए तो उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाई है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया है, और 1 घंटे को सब जानते हैं, दुनिया जानती है, 60 मिनट होता है। तो हम इतना तो समझ ही गए हैं, क्या क्या समझ गए हैं कि वह इस 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए 60 तो चला है, लेकिन 10 मिनट रेस्ट किया है, तो कुल मिला के 70 मिनट का समय लगाया है। करेक्ट है, 70 मिनट लगाया। अब ऐसे अगले 70 मिनट में भी वह क्या किया होगा, 20 और चला होगा, अगले 70 मिनट में भी 20 और चला होगा, तो 60 हो गया। बट अगली बार आप देखो, यहीं पर थोड़ा सा डाउट बनेगा, 60 हो गया। अब अगले 60 मिनट में ध्यान दीजिएगा, वह 20 और चलेगा तो 80 पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद वो रेस्ट ही करे, कौन रोक रहा है। तो यहीं पर 70 नहीं लगेगा, लास्ट वाले में केवल 60 लगेगा। गलती से अगर आपने 70 70 4 बार कर दिया तो 280 है, तो विकल्प नहीं है। तो चलिए, अगर चाहता तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता था। तो आप देख गए 70 70 70 210 210 60 270, टोटल 270 मिनट लगेगा। इसको विकल्प बनाना चाहिए था अच्छे से, 70 चौके करना चाहिए था। बहुत लोग 280 लगाते, फिलहाल उसने नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। उसके जाकर के रुक जाएगा ना, वहीं पे आराम ही करे, अब कौन रोक रहा है उसको। टोटल 80 किलोमीटर कवर कर लिया उसने, खत्म हमारा मामला। ठीक, चलो अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रेशियो का। नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, बट ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप सही से ना सेट कर पाए अपने दिमाग को। जैसे हमारी जो डिमांड है वो क्या है, पहले गिवन कंडीशन देखो, P माइनस क्यू रेशियो के साथ चलिए, Q माइनस 2R, ये सही है। रेशियो R माइनस एस है, बराबर 3:4:7 है। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको कि P प्लस एस रेशियो R, ये हमको फाइंड करना है। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें। तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू हमने 3 कर दिया, Q माइनस 2R इज इक्वल टू हमने 4 कर दिया, और R माइनस एस हमने कितना कर दिया, 7 कर दिया। ये ऐसे हमने मान लिया। अब फिर सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सबसे बढ़िया है कि 4 3 7 में से 7 घटा दे, 0 हो जाए। इसके लिए इसको अगर 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 में 2 जोड़ दें और 3 घटा दें। जब जोड़ेंगे तो P देखो क्या होगा, जैसे Q पहले Q से खत्म हो जाएगा जोड़ने पर, माइनस प्लस, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा P माइनस 2R प्लस R माइनस एस बराबर 0, क्योंकि ये 4 3 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दरअसल हमको P प्लस एस चाहिए, P प्लस क्या चाहिए, एस चाहिए। और यहां पर हमारे पास क्या है, अच्छा हाँ, एक चीज और बताइए, हमने माइनस एस तो गलत ही लिखा है ना, हमें तो घटाना है। तो घटाने में क्या होगा पता है, ये सही है, P माइनस 2R सही है, ये माइनस आर होगा और प्लस एस होगा, बराबर 0 होगा। बढ़िया हो गया। देखिए, दरअसल हमको P प्लस एस चाहिए, तो P प्लस एस को एक साथ कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं P प्लस एस बराबर 3R, क्योंकि उधर जाएगा, हो गया। R देखो यहाँ है भी, हमें यहाँ इसको R को, जो 3R है उसको R बनाना है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को R से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर सकते हैं। यस, जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, ये वाला जो पार्ट है, जैसे ऐसा एक काम करो, आप 3 से डिवाइड करो, क्योंकि R तो लगाना ही रखना है हम लोग को। हम लोग क्या कर दें, इसको 3 से दोनों को डिवाइड कर दें, इसको भी 3 से कर दिया, इसको भी 3 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा P प्लस एस बराबर 3R। यार इसके लिखने की नहीं जरूरत है, हम जो बता रहे हैं, तो P प्लस एस अपान R कर दें तो ये 3/1 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3:1 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको सी विकल्प में दिया है। सी विकल्प 3:1 राइट सोल्यूशन इस सवाल का करेक्ट हल है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। किसी वस्तु को रुपए 780 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 260 में बेचने से होने वाली हानि का 6/7 है। 65% लाभ के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बढ़िया सवाल है। यूपीएसआई का पेपर अगर आप जानते हैं तो उसमें सवाल आता है, डेटा थोड़ा टफ होता है, बट इससे एक स्टेज कम आता है, वहां केवल क्रय मूल्य पूछता है। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर ए है, ध्यान दीजिएगा, हमने 2 दाम में उस वस्तु को बेचा है, एक तो मैंने 780 में बेचा है तो मुझे लाभ हुआ है, ठीक है, लाभ पर गया है, लाभ पर। दूसरा अगर मैंने उसको 260 में बेचा है तो पक्का हानि हो रही, देखने समझ में आ रहा, हानि पर है। कह रहा 780 में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 260 में बेचने से होने वाली हानि का लाभ जो है हानि का 6/7 है। इसका मतलब अगर लाभ मेरा 6 है तो हानि क्या है, 7 है, लिखा है
780 से बेचने से होने वाला लाभ वस्तु को 260 में बेचने वाली हानि का 6/7 है। करेक्ट है। अब हमको यहाँ से पहले तो क्रय मूल्य निकालना है, फिर क्रय मूल्य को 65% के लाभ पर बेचना है। तरीका क्या है तो इसका क्रय मूल्य फाइंड करने का मैं बता रहा हूँ। आप इन दोनों का डिफरेंस कर लिया करिए। करेक्ट करिए तो कितना हुआ 0, 8 से 6 2, ये 520 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों का जोड़ कर लिया करिए, ये भी अंतर ही एक तरह से। 13 की तुलना 520 कर दीजिए, 1 = 40 हो गया। तो लाभ या हानि कुछ भी निकाल लीजिए। जैसे हमने चलो हानि निकाला, 7 चौके 28। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, किसी वस्तु को जब 260 में बेच रहे थे, आपको 280 की हानि हो रही थी, बताइए उसको कितने में खरीदा था? उसको खरीदा था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 280 जोड़ना होगा। 280 जोड़िए तो 540 हो जाएगा। अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 540। करेक्ट है, 540 में खरीदा गया था। जब 780 में बिक रहा था तो लाभ हो रहा था। लाभ का मान भी कहिए तो निकाल दो, 240 रुपए का होगा। और 280 की हानि हो रही थी, तब हम 260 में इसको बेच रहे थे। समझ गए ना सब लोग? यहाँ से देखिए जोड़ा तो 8 से 14 और 2 2 4 1 5 करेक्ट है। अब अपनी वस्तु का क्रय मूल्य जो हो गया है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 540। इसको मुझे 65% के लाभ पर बेचना है। तो 65% के लाभ पर बेचेंगे तो 165 बटे कितना हो जाएगा, 100। या हम ऐसे कह रहे हैं कि पहले 65% का मान निकाल ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 65% का मान हो जाएगा 5 13 बार 65, अगर बटे 100 करेंगे। अब 5 भी में 100 होता है, ये खत्म हो गया। 2 से इसको करिए 27 हो गया, 27 13 7 91 कैरी 9, 13 दूना 26 9 26 9 35 होता है, 351। अर्थात 540 में हम 351 जोड़ देते हैं तो हमको पता चला कि 1 5 4 9 5 3 891 रुपए में वस्तु अब की है, तो जाकर के 65% का लाभ हुआ है। करेक्ट है, यस। तो सवालों की संख्या कितनी हो गई? सवालों की संख्या आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हम टारगेट करके चल रहे हैं कि हम 10-10 सवालों का सेट लेकर चलेंगे, बहुत लंबा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम 2 सवाल और करवाते हैं, कंफर्म करिएगा। क्वेश्चन क्या है पढ़िए ध्यान से। दी गई ग्राफ सारणी जो आपके पास है, सप्ताह में किसी कंपनी में किसी निश्चित दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। अलग अलग दिनों में कितने 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 कर्मचारी वहां कंपनी में उपस्थित थे। पूछा है सप्ताह के अंतिम 3 दिन उपस्थित कर्मचारियों का औसत क्या है। सप्ताह के अंतिम 3 दिन ए है, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या आप देख पा रहे हैं, औसत बराबर योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो आप इन तीनों दिनों के कर्मचारियों को जोड़िए, 1200 1235 और 1465 1465, ठीक है। तो 12 12 24 24 14 24 10 24 10 34 4 38 3900 हो जाएगा जुड़ करके। देखिए 5 5 10 6 3 9 1 10 2 1 3 3 2 5 4 9 करेक्ट है। 3900 बटे आप 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 दिनों की बात है, ये 1300 आ जाएगा। औसत बराबर योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो अंतिम के 3 दिनों में कर्मचारियों की संख्या 3900 थी और दिन कितने थे, 3 थे, तो इसलिए एवरेज आपका जो आएगा वो 1300 आएगा। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन सेट का करेंगे, आप सभी लोग इसको और एक देख लीजिए, इसके बाद कल की क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन होगा। यहाँ सवाल में है कि 40 आदमी होते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 12 दिनों में 450 मेज बना सकते हैं। तो हमको ये बताना है कि अगर 32 आदमी हो, 2 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो कितने दिनों में 240 मेज बना लेंगे। एक रूल हमने आपको कई बार पढ़ाया है, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। करेक्ट है। यहां पर सवाल की स्थिति देखिए क्या है। सवाल की स्थिति ये है कि पहले थे कितने, पहले कितने थे, 40 आदमी थे। M1 D1 का मतलब मेन पावर दिन और घंटे, मतलब मेन पावर एंड टाइम। तो मेन पावर टाइम ऊपर रहता है, कार्य का भाग हमेशा नीचे रहता है, वर्क पार्ट, ठीक। पहले 40 आदमी होते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, पूरी मेज को 12 दिनों में बना लेते हैं। कितनी मेज को बना लेते हैं, 450 मेज। तो मेज की संख्या जो कार्य का भाग है उसे नीचे कर दें। अब हमसे सवाल कहता है कि 32 आदमी होते हैं और प्रतिदिन केवल 2 ही घंटे काम करते हैं। कह रहा कितने दिनों बनवाना, कितनी मेजें हैं हमें, 240, मतलब बहुत कम मेज बनवानी पहले की तुलना में। तो उन्हें कितना दिन लगेगा, बस यही आपको कंपेयर करके सही सही हल कर लेना है। बस काट दिया ऐसे, यस, ठीक है। और देखिए जो जो कटने की स्थिति में हो बिल्कुल उनको खत्म कर डालिए, यस। 8 चौके 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है, सही है, यस।
फिर देख लीजिएगा 4 तियां 12 होता है, ये भी सही है। 2 तियां 6 होता है, ये भी सही है। 5 तियां 15, देखिए 3 तियां 9 बचे 45 होता है। 45 को खत्म कर दिया, 24 आएगा। तो दिन केवल 24 ही लगेंगे। 24 दिनों में यह कार्य डन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो आपको पहले विकल्प में दिया हुआ है। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आज 10 सवालों को, महत्वपूर्ण सवालों को आपने एनालिसिस किया, अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से फिर से हम प्रीवियस ईयर के ही सवालों को लेकर के और इसी तरह से आपको कनेक्ट किए रहेंगे। परीक्षा तक इस सब प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए, समझिए, अपनी तैयारियों में सब चीज़ों को शामिल करिए। अगर कहीं डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी सेशन कैसा लगा जरूर इस पर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है PDF के लिए, उसको भी ज्वाइन किए रहिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।